वालेकुम सलाम बेटा। एक न्यूमेरिकल उसके बाद सेल्स टैक्स। चलें आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कमर इज एंगेज इन द बिजनेस। पहले रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कि इन 1 जुलाई, ठीक 5 है, हमने 4 करना है। 3 कर लिया, 4 करना है। ओके चले। कंप्यूट द रिवाइज टैक्सेबल इनकम, इसका मतलब है उसने भी कोई टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की होगी, हमने दोबारा से कैलकुलेट करनी रिवाइज टैक्सेबल इनकम। अगर अब वो कह रहे हैं रिवाइज टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें, तो अब बताएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लें या अब सेल से लें? सेल से लेना पड़ेगा, सारी की सारी दोबारा से करनी पड़ेगी ना। नहीं समझे? रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। अब क्या करेंगे, जैसे ही जल्दी जाएंगे टैक्स पेएबल निकालना है, चलें जी बस ठीक है, प्रॉफिट जो है आग जो आया हुआ है उसमें कुछ ऐड लेस करके आप पहुंच जाएंगे। वो कह रहा है कंप्यूट रिवाइज टैक्सेबल इनकम। तो ये पहली दफा उसने ये वाला जिक्र किया है और पहली दफा स्टूडेंट भूल गए होंगे, क्योंकि जल्दी से रिक्वायरमेंट तो पढ़नी नहीं हमने। रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रिवाइज इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब है अब मजबूरी है, हमने कहां से शुरू करना है? सेल में से सिर्फ सही वाले एक्सपेंसेस लेस करने। क्लियर हो गया? चले, टैक्स पेएबल और जो है रिफंडेबल फॉर द टैक्स ईयर 2004 कर लें, जो है 14 कर लें, जो भी आपके मन। ब्रीफली कमेंट्स ऑन द ट्रीटमेंट अबव, आपको पता है क्या कमेंट्स करनी है। 6 मार्क्स के हैं, इसका मतलब अच्छी खासी इसकी भी वेटेज है। टोटल 17 मार्क्स। चले पढ़ते हैं। कमर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कौन से वाले? इलेक्ट्रिक मोटर। हिज अकाउंट हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द इसी साल, ठीक है। सेल ऑफ मोटर्स, उसने इलेक्ट्रिक मोटर बनाता है, इलेक्ट्रिक मोटर बेचता है और उसने इसकी सेल से 45,000 रुपए कमाए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन के अलावा। ठीक किया है उसने, ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन को अलहदा रखते हैं ना। अच्छा किया है उसने, 33,000। फिर कौन से वाला? इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 12, और इस दफा की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या किया उसने? 9,000 ली है, ठीक है। तो क्या आ गया? 3,000। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, ठीक है, जो है, और टोटल कितने थे? 4,000। उसमें से 3,000 उसने क्या कर दिया तो फिर कोई नहीं, ठीक है। एक तो बिजनेस लॉसेस को पहले किया जाता है और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड जो है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड। एक तो ये तरतीब में थोड़ा सा मसला है, दूसरा नीचे कुछ उसने और इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। कहता है जनाब, चूंकि आपकी इनकम नहीं है तो आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है उसके मुताबिक अब तक। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इन द कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल और ये जो 33,000 आ रहा है, इसमें शामिल है, क्या शामिल है जरा पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो इंक्लूड करते हैं कौन से वाले? ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रैवल एंड होटल एक्सपेंस ऑफ कमर विजिट टू मलेशिया फॉर अटेंडिंग अ ट्रेड फेयर अलाउड है। बिजनेस में होते हैं ना ट्रेड फेयर, क्या है ये? अलाउड है। लिहाजा जब हम अब लेस करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो हम 45 में से 33 लेस कर दें, या उनमें से कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस भी हैं? डिसअलाउड भी हैं, तो हम चलें डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ले वाला खर्चा क्या होगा? अलाउड होगा। चलें आगे चलते। फिर कौन से वाले जिन? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर रेजिडेंट्स, नहीं भाई ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं। आगे चलते। डैमेजेस पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाई, अलाउड है। डिस्ट्रीब्यूटर को है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को है। अगर कोई गवर्नमेंट का रोला होता तो फिर हम वो ना कर। चले आगे चल। डोनेशंस टू आ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कितनी? भाई ये एक्सपेंस थोड़ी आना था, ये तो क्या है? टैक्स क्रेडिट, ठीक है, टैक्स क्रेडिट। तो ये इसको नॉट कह दे, तो इसको नॉट कह दे। डोनेशन टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
हम इसको कहेंगे भाई नॉट अलाउड। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सैलरी पेड टू बारी हु इज कमर ब्रदर्स। ठीक है। एडवांस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। अगर वो काम करता है तो अलाउड है, और अगर वो काम नहीं करता तो हम समझ रहे हैं कि वो यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहा है। खुद को सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन ब्रदर अगर काम करता है तो उसको अलाउड कर सकते हैं। ओके है। फिर कौन से वाला? फाइन पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉ। ये वाला अलाउड नहीं है। ठीक है, चले। फिर कौन से वाला? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर प्रीवियस ईयर। भाई ये यहां से थोड़ी ना करने थे, ठीक है, ये तो बाद में करने थे। तो अब हमारे पास, मैं अब जिनको ग्रीन करने लगा हूं, एक तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई, एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ गए, बिजनेस लॉसेस, एक ब्रॉड फॉरवर्ड क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? ये जो ग्रीन वाले हैं इनकी जिंदगी का डिसीजन बाद में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जरा बताएं, क्या हमारे पास 33,000 सारे एक्सपेंस हैं? नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें? तो मैं जो है ये देखें ना, अगर मैं जाऊं 12,000 पे, अगर मैं जाऊं 45,000 पे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो खर्चे मैंने टिक किए हुए सिर्फ यही लेस कर दूं? 3 खर्चे ये वाले? नहीं, बाकी कहां से करूंगा? नहीं समझे? देखें, अगर तो हमें सारे के सारे दे देता फिर तो हम ठीक था, रिवाइज टैक्सेबल इनकम हम क्या कर लेते? निकाल लेते। नहीं समझे भाई? अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 45 से 33,000 वैसे माइनस कर देते। जब 33,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12,000। ये सही प्रॉफिट है या गलत है? गलत प्रॉफिट है। लेकिन हम 12,000 से स्टार्ट नहीं करते हम क्या है, दोबारा से जो है, क्योंकि 33,000 का पूरा ब्रेकअप नहीं बना। अगर तो हमें वो पूरी लिस्ट दे देता ना, हम चुप करके सेल लेते, सिर्फ सही वाले खर्चे क्या कर देते? माइनस कर देते। लेकिन हमें उसने जो है अच्छा खासा फंसा दिया। हमें बैलेंस शीट भी दोबारा, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस भी दोबारा बनाना है, लेकिन जो खर्चे हैं कौन से वाले, वो भी सारे के सारे उसने नहीं दिए। तो फिर क्या करें? हम क्या करते हैं? हम करते हैं 45,000 माइनस कौन से वाला? 33,000। तो गलत वाला प्रॉफिट आ जाएगा। गलत वाले प्रॉफिट में जो गलत वाले खर्चे हैं वो क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सही वाला प्रॉफिट। तो हमने सही वाली पूरी हमने बैलेंस शीट, सॉरी, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, रिवाइज करा। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई? अब जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, अच्छा, कौन से वाले खर्चे ऐड बैक करने हैं? 12,000 में क्या ऐड बैक करना है? ये ऐड बैक कर दें, ये सही वाला खर्चा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी लेस, ये 33,000 में शामिल है। ठीक है, अच्छा, फिर कौन से वाला ऐड कर दें? ये जो डोनेशन है। फिर कौन से वाला? क्लियर हो गया? और ये वाला, ये लेस कर देंगे, सॉरी, ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक कर देंगे, समझ ले हमारे पास कोई आ गया 15,000। क्या आ गया? 15,000। अब उसमें से पहले पहले क्या लेस करें? कितना? जितना भी कह रहे हैं, मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कौन से वाला। दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? करंट या डेप्रिसिएशन कौन से वाली? नहीं, वो तो हमने अभी किया ही नहीं ना। हम तो किधर आके रुक गए? 12,000 पे। करंट या डेप्रिसिएशन अभी साइड पे पड़ी हुई है। कितनी चीजें साइड पे पड़ी हुई हैं? इसको हमने साइड पे रख दिया, इसको हमने साइड पे रख दिया, और इसको ऐड बैक करके क्या कर दिया? साइड पे रख दिया कि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। से आ गया 15,000। अब उसमें क्या ऐड करें? ठीक है, कौन से वाला? आ जाए दोबारा से। हम कौन से वाला ऐड करेंगे? ये एक तो हम ऐड करेंगे ये 150, कौन से वाला? जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। फिर कौन से वाला ऐड करेंगे? ये 300, कौन से वाला? जो डोनेशन दिए, क्योंकि इसका क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। उसके बाद
उसके बाद ये वाला जो गवर्नमेंट को वो है, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन। समझ लीजिए सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 15,000, ऐसे अंदाजा लगा 15,000। 15,000 अब क्या करें, 15,000 पे सॉरी जो है बिजनेस प्रॉफिट आए, काफी सारी चीजें ऐड हुई ना, तो 15,000 बन गया, ऐसे अंदाजा लगा। 15,000 में से अब क्या लेस करें, बिजनेस लॉस। कौन से वाला, 3,000, ये वाला 4,000 है, हाँ शाबाश, टोटल है 4,000, ये गलती नहीं करनी। 4,000 लेस कर देंगे, तो 4,000 लेस करेंगे तो बाकी कितना बचा, 11,000। अब चूंकि ये मिलियंस में फिगर नहीं है, लिहाजा ये 10 मिलियन से नहीं, समझे, अगर मिलियंस में होती तो फिर ये 10 मिलियन से ज्यादा होता, तो फिर इसका हाफ तक करते। अभी हम सारे के सारी, और ब्रॉड फॉरवर्ड कितनी है 500, वो लेस कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसमें से करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है 9,000, 9,000, 3,000 नहीं 9,000, ये 9,000 लेस कर देंगे, बाकी कोई बचेगा उस पर टैक्स पेएबल करेंगे और एंड पे उसको क्या दे देंगे, एक टैक्स क्रेडिट। किधर है, किधर है, ये वाला। क्लियर हो गया। चले, तो ये ट्रिकी था, बट इतना ट्रिकी भी नहीं था, संभल के करने वाला क्वेश्चन था। एक दफा बैठे, गहरी सांस ले, दोबारा पढ़े, ठीक है। मैं और पहला क्वेश्चन ये नहीं स्टार्ट कर देना, जो उस टाइम पे आपका दिमाग जो यूजुअली भी काम नहीं करता उस टाइम तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। चले, अच्छा अगले क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आज आपको बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे सेल्स टैक्स होती क्या भला। चले, चले, सेल्स टैक्स सबसे पहले मंथली, दूसरा सेल्स टैक्स जब भी आप सेल्स करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं तो उसको कभी परचेज किया होता है। जब परचेज करते हैं, जरा देखिएगा, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आप खरीदने गए, 100 रुपए की चीज आप खरीदने गए, उसने कहा भाई 18 रुपए टैक्स है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी सही तरह से नहीं पढ़ी, अच्छा इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है आप नहीं देंगे, आप इसको आगे ट्रांसफर कर दे, इसका मतलब ये 18 रुपए भी आपको चुभ रहे हैं, मैं क्यों दूं, खैर देने पड़ेंगे। जब आप कहते हैं कि मैं 18 रुपए नहीं दूंगा, तो वो कहता है मैं आपको माल नहीं दूंगा, क्योंकि उसका भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसने भी तो किसी पे डालना है ना, आप पे डाल रहा है। ये ले मुझे क्या दे दे, 118 रुपए, आप कहते हो चलो ठीक है, ओके सो क्या आपने 118 रुपए दे दिए, क्या एंट्री करेंगे, परचेजेस डेबिट, सेल क्रेडिट, लानत है, तेरी अंडरस्टैंडिंग पे लानत, अब तक के तेरे जो कंसेप्ट है सारों पे लानत। परचेज कितनी, 100 रुपए की भाई, लेकिन बैंक से तो गए 118, तो होगा सेल्स टैक्स रिसीवेबल, किसी ना किसी से लूंगा। क्लियर हो गया, सेल्स टैक्स आपका रिसीवेबल, ठीक है, सेल्स टैक्स एसेट, ठीक है, किसी ना किसी से मैं वसूल करूंगा इसको, 18 रुपए अभी तो पे कर दी, ये एंट्री करते, ये एंट्री क्यों करते हैं समझ आ गए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, आप पे पढ़ा, आपने किसी ना किसी आगे से किसी से वसूल करना ही करना है। क्लियर हो गया, ये एंट्री समझ आ गई, बैंक से तो गए 118, ठीक है, उसके बाद आपने की सेल, ठीक है, से कैश पे की, ठीक है, और यही चीज आपने जो है 160 की बेची, 100 रुपए वाली चीज, हैरान हो गए, 100 वाली चीज 100, ज़ाहिर प्रॉफिट रखेगा, 100 वाली चीज 100 में बेचेगा, खराती इदारा थोड़ी है, ठीक है, तो 160 की बेची, लेकिन इस पे क्या लगाया,
18% के हिसाब से, अब 18 ना लगा देना, करें 160 का 18%, 29 कर, राउंड फिगर 29 रुपीज टैक्स। तो जिसको सेल कर रहे हैं उसे कहेंगे भाईजान 160 नहीं, कितने दो, 189 रुपीज। बैंक में कितने आए, 189। इसमें से आपके कितने हैं, बाकी किसके हैं, पेएबल कितना, 29। गवर्नमेंट कहेगी भाईजान 29 रुपए हमें चाहिए। आप हो डाकिया, पता था ना, सेल्स का पढ़ाया था इनकम टैक्स में कि सेल टैक्स आपकी सेल्स का पार्ट नहीं होता। ये तो आपने गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट कहती है 160 की चीज सेल कर रहे हो, 29 हमारे पैसे भी पकड़ लो। तो ये आपने किसको जमा करवाने हैं, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहेगी 29% हम, 29 रुपए हमें दो, तो आपने कितने पे करने हैं, 29। फिर आपको याद आया 18 तो मैंने भी पे किए थे, मैंने तो नहीं करने थे, ये तो किसने करने हैं, एंड कंज्यूमर ने, मैंने तो नहीं करने थे। अच्छा, गवर्नमेंट कहेगी बकवास ना कर, 18 रुपए अपने काट ले, बाकी तो दे। नहीं समझे, क्लियर हो गया, कितना, 11 रुपए। तो आप 11 रुपए जमा कराओगे और आपने अपने 18 रुपए वसूल कर लिए। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, खुदा का खौफ करो, अकाउंटेंट बैठे हो, मैंने पता नहीं कब अकाउंटिंग आखिरी दफा पढ़ी। सेल्स टैक्स पेएबल डेबिट 29 से, सेल्स टैक्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने, बाकी क्या हो जाएगा, बैंक में से क्रेडिट कितना, एंट्री पूरी। क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट होता है जो ओवरऑल चलता है। जो आपने देना होता है सेल्स पे उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट। और जो आपने लेना होता है परचेज पे उसको कहते हैं इनपुट। सिंपल है, सेल आउटपुट है आपका और जो परचेज करते हैं वो क्या होता है, इनपुट। क्लियर हो गया। तो टैक्स किस तरह से चलता है, आउटपुट माइनस इनपुट। क्लियर हो गया। टैक्स की ये एक सेल्स टैक्स की एक मिथ है, एक स्टोरी है जो चल रही होती है। जितना पे करते हैं वो आप एज एन एसेट बुक कर लेते हैं, फिर जब सेल करते हैं गवर्नमेंट कहती है ये 29 रुपए हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। हम कहते हैं भाईजान जितना हम पे करके आए हैं वो हमें लेस करने दो, बाकी अपने ले लेना। तो ये इस तरह से फिर क्या होता है, सिस्टम चलता रहता है। क्लियर हो गया, ये सिस्टम चलता रहता है। अब गवर्नमेंट के पास 11 नहीं, गवर्नमेंट के पास 29 रुपए गए, 18 आप भी तो दे आए ना, तो गवर्नमेंट अपने पूरे कर लेती। गवर्नमेंट के पास कितने, 29 रुपए ही गए, 11 आपने दिए और जो है, और 18 भी पहले आप ही दे के आए, तो आपने पूरे 29 रुपए दिए। आपका हिसाब बराबर, उनका हिसाब बराबर, आपकी एंट्री भी पूरी हो गई। तो ये चलता रहता है, इनपुट आउटपुट। जितना परचेज करेंगे, जितना परचेज करेंगे, ठीक है, जितना परचेज करेंगे, ठीक है, वो आपका इनपुट है। वो उस पे जो है, क्योंकि परचेज तो 100 रुपए की, सेल तो कितने की, 160, आपके अकाउंट्स में ये जाएगी। लेकिन एक पैरेलल टैक्स का अकाउंट्स भी चल रहा होता है मंथली बेसिस पे। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई, ये वाली बात समझ आ गई। इसी तरह से अब जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने इनपुट का टैक्स लिख लेता है और आगे वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ये वाला काम करता है। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचता है किसको, होलसेलर को, और वो भी यही करता है। क्या करता है, वो अपनी वो जो है जितना टैक्स चार्ज करता है, पीछे जितना उसे क्या होता है माइनस करके बाकी गवर्नमेंट को जो है पे कर देता है। गवर्नमेंट के पास भी प्रॉपर जो आखिरी बंदा से ये वाली चीज कितने की बिकी, 300 रुपए की, और आखिर पे जो बंदा है उसने ये चीज ली थी 280 रुपए की। गवर्नमेंट को वो कितने पे कर आया, 280 पे। इसका 16% ले, 16%, सॉरी 16 कह रहा हूं, असल में वो पीआरए का रेट 16 चल रहा है। 51 कर ले, ठीक है। अब 300 पे ले, कितना, 54।
अब वो गवर्नमेंट कहेगी हमें 54 दो, वो कहेगा नहीं मेरा इनपुट कितना है, तो क्या हो जाएगा 54 माइनस 51, वो 3 रुपीज देगा। लेकिन गवर्नमेंट बिट्स और पीसेस में पूरे कितने ले चुकी होगी, 54 ले चुकी है। जैसे गवर्नमेंट को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 11 रुपए, लेकिन पहले तो गवर्नमेंट को 29 रुपए मिल गए। इसी तरह से गवर्नमेंट को 54 रुपीज ही मिलेंगे, लेकिन ये वाला बंदा कितने देगा 3 रुपीज, इससे पिछले वाला 10 रुपीज, उससे पिछले वाला, इस तरह से करते करते गवर्नमेंट के पास पूरे पैसे जाते हैं। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट समझ आता है कि मैं अपना इनपुट जरा होता है मेरा वो एसेट है, और जो क्या हो गया। अच्छा ये देखिए, नहीं एक बात है ना, जरा देखिएगा, मैं दरमियान में पंजाबी या सराइकी का लफ्ज बोले तो हंसने वाली बात है, इंग्लिश बोल जाऊं तो ठीक है, नहीं है ना, अपनी अपनी एहसास से कम सराइकी बोल जाऊं, मैं पश्तो बोल जाऊं, एहसास से कमतरी का लेवल चेक करें। मैंने लेवल जो बोला वो इंग्लिश का लफ्ज है, कोई नहीं हंसा। उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश बोल गया, कोई नहीं हंसा, उनके गुलाम है ना। सराइकी मुंह से या पंजाबी या कोई भी पश्तो बोलते हो, समझे, ये हमारे लेवल है या नहीं। यस बोल दूं ठीक है, ओके यस बोला, हाँ भी बोल दूं ठीक है, उर्दू ही बोल रहा हूं ना। लेकिन अगर मैं कोई पंजाबी या ठीक आओ बोल दूं, हंसने वाली बात है। ये हमारे जहन में कूट कूट के भरा गया, पता नहीं कितने 150 साल तो हम पे हुक्मरानी करके गए हैं भाई, समझे। जो घर बोलते हैं वो यहां पे बोल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो पंजाबी बोलते हैं, जो सराइकी बोलते हैं, वो बोलते हैं, यहां समझ रहे। ये भाई निकाले जहन से, ये वाली बातें निकाले, या फिर इंग्लिश में से, समझ रहे। ये हमारे जहन में ठोसा गया है कि देखें हमारी तो जबान अरबी है अगर देखें, लेकिन हजरत आदम को 1000 जबानें आती थी, सारी जनती जबानी, जबान का किसी का, अजमी को अरबी पे, अरबी को, इसलिए कहा गया, चले बकवास न करें, इधर ज्यादा फलसफा झाड़ गया। ये जी वापस है, तो वो जो कह रहा था कि भाई जो भी आपका इनपुट है या कौन से वाला है आउटपुट है, इसका मैकेनिज्म इसी तरह से चलेगा। गवर्नमेंट के पास भी पैसे पूरे आएंगे पर थोड़े थोड़े करके, ठीक है। इसी चैप्टर में मैंने आपको ये भेज दिया सेल्स टैक्स, आ जाए चलिए जी क्या नहीं समझ नहीं है मुझे, कर लेते हैं ना, कर लेते, इसकी एक एग्जांपल लिखी हो आगे, वही कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, आ जाए जरा, कर लेते, आए जरा कर लेते। मैकेनिज्म ऑफ सेल्स टैक्स, लें जी। अब जरा देखिए, इंपोर्टर है, जरा आइएगा, बस इधर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं। इसमें डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, फिर एंड पे जाके क्या होता है, एंड कंज्यूमर होता है। उसने 3 लिख दी। आ जाए जरा, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद कौन से वाला, रिटेलर। इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर को माल दे रहा है, मैन्युफैक्चरर आगे रिटेलर, दरमियान में डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, इसी तरह से उसके बाद रिटेलर आता है। ये डायरेक्टली इंपोर्टर से यूजुअली रिटेलर माल नहीं खरीदता यूजुअली। चलें आज, इंपोर्टर परचेज गुड्स फॉर 200, तो उसका इनपुट कितना हो गया, नहीं समझे, ठीक है। और उसने आगे बेचा कितने का, 300, तो उसका आउटपुट कितना हो गया 300। 300 का 18% 54, और इनपुट कितना 200, उसका कितना 36, तो वो कितने पे करेगा 18। लेकिन गवर्नमेंट के पास पूरे 36 रुपए चले गए, कैसे सॉरी 54 रुपए चले गए, कैसे 36 वो दे आया, 18 अब दे रहा है। क्लियर हो गया, 18 अब दे रहा है। चले आगे चलते हैं। इसने 300 की परचेज की, तो इसका इनपुट कितना 54, जो उसका आउटपुट है इसका इनपुट हो गया। क्लियर है बेटा, चले यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। चले आज लें जी, वो फिर कौन से वाला, रिटेलर को कितने का 700 का, 100 का जो 126, अब 126, लेकिन दे कितने आया था 54, ठीक है। तो बाकी कितना 72 रुपीज किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के पास कितने पहुंच गए, 72 इसने दिया, 18 ये दिया, और 36 पहले दिया आया था। गवर्नमेंट के पास पूरे 126 आ गए। आगे चलते हैं, इसने दिया 72 रुपए, कितने दिए
सॉरी 54 रुपए, कितने रुपए दे दिए इसने कितने दिए, यानी इसका आउटपुट कितना बनता था, ठीक है। तो अगले का इनपुट हो गया कितना 126, 126, ठीक है। इसने बेचा कितना 950 का, 950 का, ठीक है। उसका 18 171, 171 जितने दे आया था कितने, इसका आउटपुट इसका क्या बन गया इनपुट, 126 लेस करके गवर्नमेंट के पास कितना 45। अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास 171 ही गया होगा। कैलकुलेट करते हैं जरा, आ जाए। आखिरी बंदे ने कितने दिए 45, उससे पीछे वाले बंदे ने, उससे पीछे वाले बंदे ने, और जब उसने परचेज किया था कितना दे आया था, टोटल करें। क्लियर हो गया। गवर्नमेंट के पास 171 ही जाना है, जैसे गवर्नमेंट के पास यहां पे 54 आए थे। क्लियर है। तो गवर्नमेंट को बिट्स में पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके टोटल मिल जाता है, लेकिन हर बंदा क्या करता है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या है 18% आपकी सेल्स का, और इनपुट क्या है 18% आपकी परचेज का। अच्छा रेट कितना, मैं कभी 17% बोल जाऊं या मैं कहीं पे लिखा हुआ हो 17%, तो उसको 18 कर लेना। पिछले 15 साल 11 साल से रेट 17% ही चल रहा था। 2 अटेम्प्ट पहले, यानी पिछले साल, 2 अटेम्प्ट से मुराद क्या है आपसे, 2 अटेम्प्ट पिछले साल रेट हुआ है कितना 18%। क्योंकि हम मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं, और कभी मैं बोल जाऊं अगर 16% तो आपने 18 ही समझना है। क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं वहां पे। पीआरए समझते हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो कितना है 16%। लिहाजा आपने ख्याल रखना है कि हम वो, उसका मतलब हमेशा क्या होगा 18% ही होगा। गलत नहीं समझना, कहीं पे 17 आ जाए। जहां पे वाकई कम होगा तो एक लिस्ट है, कुछ रेट 25% है और कुछ कम है, वो बता दूंगा। जब तक मैं बताऊं ना 17 बोल जाऊं या कभी 16 बोल जाऊं, तो आपने यही समझना है कि आज जरा नींद में चल रहे हैं, तो ये 18% ही है। क्लियर। क्यों, प्रैक्टिस कर करके जो 10 साल की आदतें 1 साल में तो नहीं खत्म होती। चले आ जाए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट कंसेप्ट भाई, जी दोबारा। लॉस में सेल करे, सेल तो करेगा, ये तो नहीं होगा भाई ये माल उठा जाओ पैसे भी ले जाओ। सेल पे है, इनकम पे नहीं है। दे दिया ओके, कम देगा। यस उसके केस में एक वो जो है आपने पूछ लिया, जरा जल्दी पूछ लिया। वो कहते हैं हमें नहीं पता, जितनी सेल है उसका 10% जमा करवाना ही करवाना है। ठीक है, वो बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है, लंबी बात है, बाद में करेंगे। अब समझ लें कि अभी वो उस महीने टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो क्या है जो परचेज है वो ज्यादा है। लेकिन ये इस तरह से भी नहीं होता। जैसे हम सेल तो दिन में, एक दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार समझ लें, दिन में कितने बंदों को सेल करता है 500 बंदों को। क्या 500 दफा माल परचेज करने जाता है? माल एक ही दफा परचेज करते, माल एक ही दफा परचेज करते हैं, सेल थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो अक्सर ये केस आ जाता है जब आपका इनपुट ज्यादा होता है और आउटपुट, समझे बात समझे, माल एक ही दफा, देखिए फैक्ट्री है उसके पास डेली बंदे आ रहे हैं, वो बेच रहे, क्या वो जितने बंदे आते हैं उतने दफा माल परचेज करने जाता है? माल तो एक ही दफा। तो यूजुअली परचेज एक दफा होती है और सेल, लेकिन अल्टीमेटली ये बात समझ आ गई। इसको आगे चलते हैं। क्या 100 वाली चीज 110 की बेचेगा या 95 की? अल्टीमेटली आउटपुट ज्यादा होना ही होना है। दोबारा समझे, एक ही दफा परचेज कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके सेल कर रहा है, परचेज ज्यादा और सेल कम। लेकिन जब सारा सेल हो जाएगा, जब सारा सेल हो जाएगा तो 100 वाली चीज कितने की बेचेगा? 110 की। इनपुट कितने पे? 100 रुपए पे, और आउटपुट एक। अल्टीमेटली तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आती है? ठीक है, चले तो किसी हद तक दोबारा से भाई आपका आउटपुट, अभी आप इतनी डिटेल में भी ना जाएं, छोड़ दें। आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट परचेज पे, आउटपुट सेल। यूजुअली सेल प्रॉफिट के साथ होती है, तो आउटपुट ज्यादा और इनपुट कम। क्लियर हो गया? दरमियान में टाइमिंग डिफरेंस आ सकती है, जैसे इन्होंने कहा एक ही दफा परचेज कर ले वगैरह वगैरह, उनको हम सर निपटेंगे। अब हम अगली बात जो पढ़ने लगे हैं
क्या हर बंदे ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है? ये बताएं, हर बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी? चैप्टर 14 बताता है, वो हम डिटेल लेट पढ़े। इसमें हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि किस किस बंदे ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। जरा सुने, एक होता है इंपोर्टर, पता है क्या भला है? एक होता है एक्सपोर्टर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेडर, वैसी चीज लेता है। ट्रेडर में काफी सारे आते हैं, डीलर भी हो सकता है। डीलर क्या होता है? जैसे डीलर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको समटाइम कहते हैं। उस इलाके में कोई और नहीं होता। एक होता है होलसेलर, जो बल्क में सेल करता है, फर्क समझे? एक होता है रिटेलर, थोड़ी थोड़ी करके सेल करता है। अब फर्क बताने लगा हूं। एक है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उस इलाके में कोई और नहीं होगा। जी नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन लोधरा में मेरे पास है, इसका क्या मतलब है? यहां पे और इस इलाके में कोई और नेस्ले की प्रोडक्ट सेल नहीं कर। मैं जी होलसेलर हूं, साथ और भी होलसेलर बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं एक एक पीस सेल नहीं करता। आप जाए ना कभी उर्दू बाजार या शालमी, तो आप उनसे पूछे क्या रेट है, वो कहते हैं कितने दर्जन लेनी है। इसका मतलब है वो होलसेलर है, वो रिटेलर नहीं है। और जो एक एक चीज बेचे, फर्क समझे? डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या डीलर, ये एक होता है पूरे इलाके में, इसकी टेरिटरी होती है, ठीक है? उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट होते हैं। लेकिन जो होलसेलर है वो एक इलाके में एक से ज्यादा, लेकिन ये दोनों माल एंड कंज्यूमर को नहीं बेचते, बल्कि किसी और रिटेलर को या डीलर को बेचते हैं। क्लियर हो गया? रिटेलर कौन है? जो एंड कंज्यूमर को बेचता है। क्लियर हो गया? अब जरा सुनिए, रिटेलर दो तरह के, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक टायर 1, एक टायर 2। टायर 1 वाला बड़ा रिटेलर, जैसे गोरमे, ये भी रिटेलर है, ठीक है, लेकिन एक तो इसकी शॉप्स बहुत ज्यादा है, ब्रांड नेम है, दूसरा इसकी शॉप बड़ी बड़ी होती है, तीसरा जो है इसके पास माल बहुत ज्यादा हो। लेकिन एक गली मोहल्ले में बैठा हुआ सिगरेट पान वाला, एक किराना स्टोर वाला, वो भी रिटेलर है, लेकिन वो कौन से वाला? छोटा। वो जो टायर 2 वाला रिटेलर है वो छोटा रिटेलर है, और जो टायर 1 वाला रिटेलर है वो बड़ा रिटेलर। ये वाली बात क्लियर हो? आगे चलते। अब किस किस ने रजिस्टर्ड होना है? कुल मिला के बात यह है, टायर 2 रजिस्टर्ड होना जरूरी, बाकी सब के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बाकी सब के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा, कौन रजिस्टर्ड नहीं होगा? टायर 2 वाला, यानी छोटा रिटेलर। छोटा रिटेलर, छोटा रिटेलर कौन है? तो गली मोहल्ले का दुकानदार है, खोखे वाला, छोटा रिटेलर, छोटा किराने वाला, छोटे ये बेचने में, कोई मसाला जात बेचता है, छोटा रिटेलर, कोई कपड़ा बेचता है, छोटा रिटेलर, ठीक है? 1000, अच्छा ये भी बता, 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, यानी तकरीबन ये जगह 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है? इससे कम अगर किसी की शॉप है, ठीक है, ये आधी कर ले, यानी छोटा दुकानदार, ठीक है, वो टायर 2 रिटेलर है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं। आगे चल, एक्सपोर्टर। अब बात आती है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को आउटपुट माफ है। क्या है ये? क्या मसलन? इसका मतलब है जब वो एक्सपोर्ट करेगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक्सपोर्ट सस्ती हूं भाई, अगर 18% लगेगा तो हमारी हो जाएंगी महंगी, इंडिया की होंगी सस्ती, वो इंडिया से खरीदे। इसलिए एक्सपोर्टर, ठीक है, उसको होती है 0% रेट। अब जरा देखिएगा, एक्सपोर्टर ने 1 लाख रुपए की सेल की, रेट 0, लेकिन क्या परचेज भी एक्सपोर्ट करेगा या यहीं से खरीदेगा? यहीं से खरीदेगा। जब यहीं से खरीदेगा तो उसको क्या लगा, समझ ले उसने 80,000 रुपए का क्या ले लिया, जो है परचेज की थी, इस पे तो टैक्स लगाया होगा। कितना? कितना? जल्दी करें। 14,400। अब ये अक्सर आता था पेएबल, उसका आ गया रिफंडेबल। क्यों? क्यों भाई? उसका आउटपुट तो है नहीं समझे? आउटपुट 0,
लेकिन इनपुट तो है, इनपुट एसेट है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जीरो, रिसीवेबल गवर्नमेंट से है, तो गवर्नमेंट उसको ये रिफंड करती है। एक्सपोर्टर की बहुत ज्यादा मिलियन ट्रिलियंस में रिफंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट उसको वापस मिल जाता है, आउटपुट उसका होता ही नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा सुनिए इंटरेस्टिंग बात। वो कहते हैं एक्सपोर्टर के लिए भी लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, रजिस्टर हो, लेकिन अगर रिफंड लेना है तो रजिस्टर होना पड़ेगा। अब दो बंदे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन माफ है। नंबर 1 एक्सपोर्टर, क्योंकि उसने तो गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं। नंबर 2 कौन से वाला, टायर। क्लियर होंगे? यहां तक क्लियर? चले, तो इसका मतलब है दरमियान फिर इंपोर्टर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया। इन सब के लिए, रिटेलर भी कौन से वाला, टायर 1, इन सब के लिए जरूरी है कि वो खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। क्लियर हो गया? तो उनका क्या मैकेनिज्म चलेगा, ये वाला, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सबका। लेकिन मैन जो एक्सपोर्टर है उसका क्या चलेगा, उसका आउटपुट होगा नहीं, इनपुट सारे का सारा उसका क्या हो जाएगा, रिफंड। लेकिन अगर वो रिफंड रहना चाहता है तो फिर गवर्नमेंट को हिसाब दे। क्लियर हो गया? ये एनुअल बेसिस पे होता है सेल्स टैक्स या मंथली बेसिस? मंथली बेसिस, मंथली बेसिस। यहां तक क्लियर है? ओके, अब जरा देख, लें जी, मैं एक बंदे को सेल करने लगा हूं, ठीक है, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मैं उसको 1 लाख रुपए की सेल करने लगा हूं, ठीक है, और ये 1 लाख वाली चीज मैंने 80,000 की खरीदी थी। क्लियर हो गया? तो अब बताएं मेरा आउटपुट 1 लाख नहीं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 18%। 1 लाख तो मेरी सेल है, आउटपुट टैक्स है, मेरा आउटपुट कितना, 18,000 रुपए। क्लियर हो गया? ये 18,000। मैं जिसको सेल करने लगा हूं वो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं उस बंदे से पूछता हूं भाई अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर तो बताओ। इसको कहते हैं STRN, सेल्स टैक्स। जिस तरह NTN होता था, इनकम टैक्स में कोई रजिस्टर है तो नेशनल टैक्स नंबर होगा, उसके पास NTN, और जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा वो कह रहे हैं STR। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई मैं तुम्हें ये 18% टैक्स चार्ज करना चाहता हूं, तुम मुझे अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। अब मैं हिसाब किताब क्या लिखूंगा, मेरी सेल कितनी, 1 लाख की, और उसपे 18,000, मेरी परचेज कितनी, ठीक है, मैं इसको इनपुट क्यों ना कहूं, मैं परचेज क्यों बात करूं, इसको आउटपुट क्यों ना कहूं, कितना, 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 18 करें जरा, 14,400। क्लियर हो गया? ये मेरा हो गया, ये मेरा हिसाब किताब हो। 14,400 को मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, बाकी कितना, 3600, ये मैं किसको पे कर दूंगा, गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? ये हिसाब। वो कहते हैं सॉरी यार मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, अब इसको कोई ना कोई पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं। अब इसको 4% फर्दर टैक्स लगेगा, 18 भी देगा, 4% भी देगा। क्लियर हो गया? भाई डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जिसके लिए मैंने पूरी कहानी सुनाई कि किसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नहीं है, तो इस बंदे को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको एक और पेनल्टी मैं लगाऊंगा। गवर्नमेंट ने मुझे कहा हुआ है मैं इसको 1 लाख रुपए का 4%, और उसका नाम है फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कितना, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 4%, 4,000 रुपया इसको अलहदा देना पड़ेगा। अच्छा, ना ये इनपुट में है या ना ये आउटपुट में, ये बस चुप करके लगाना और गवर्नमेंट को जमा करा देना।
इसको इसके साथ ऐड करके उसमें से इनपुट टैक्स लेस नहीं करूंगा। ये सीधी सीधी फिगर है जो मैंने पे करनी ही कर। फर्दर टैक्स कितने %? ये एक पेनाल्टी है, ठीक है, ये एक पेनाल्टी है, ठीक है। तो मैं 1 लाख का कितना लूंगा? 4%। और इसको इनपुट और आउटपुट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं कहूंगा एक मेरी लाइबिलिटी कितनी 3600, वो कैसे आई? मेरा आउटपुट माइनस इनपुट। ये वाली बात समझ आती है। और ये जो फिगर है ये है जुर्माना, ये इनपुट आउटपुट, इसको लेते हैं बॉटम लाइन फिगर। वो फिगर जो बिल्कुल एंड पे आती है, जो किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये एक बॉटम लाइन फिगर होती है, ये गवर्नमेंट को जमा करवानी ही करवानी। क्लियर हो गया? तो जनाब फर्दर टैक्स का रेट क्या है? ये किन बंदों के लिए? जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। ये उन बंदों के लिए होता है जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड थे बट नॉट रजिस्टर्ड। लें जी, यही बंदा है टायर 2 रिटेलर। मैं उसे कहता हूं STRN, वो कहता है वो की होता है। अच्छा मुझे पता चल गया, किधर रहते हो? यार फलां मोहल्ले से आया हूं। अच्छा छोटे दुकानदार हो, अब बताएं। अब मैं उसको ये, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड तो है बट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक ओके? आगे चले, नोट कर ले, फिर आगे चले। आ जाए, आखिरी बात, आखिरी बात। एक है सर्विसेज पे टैक्स, एक है गुड्स पे। हम यहां पे कौन से वाला पढ़ रहे हैं? गुड्स वाला। सर्विसेज वाला किधर जाता है? वो प्रोविंसेस को जाता है, यानी पंजाब को, ठीक है, पंजाब को, सिंध को। ये बताएं इस्लामाबाद में अगर कोई सर्विस दे रहा है वो इधर लिखे। इस्लामाबाद में हालांकि सर्विसेज दी जा रही होंगी, इस्लामाबाद में गुड्स बेचे तो वो तो ऑलरेडी इधर आ गया ना, यानी ये प्रोविंसेस को जाता है और ये किसको जाता है? फेडरल। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स टैक्स एक्ट, और वो क्या है? फेडरल। ये वाली बात नहीं समझ आई? क्लियर है? तो जितनी भी गुड्स, लैपटॉप बिक रहा है उस पे टैक्स 18%, ठीक है। इसी तरह फर्नीचर बिक रहा है 18%, गाड़ियां बिक रही हैं 18%। लेकिन कोई डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो वो देखा जाएगा पंजाब में है या सिंध में। लेकिन अगर कोई डॉक्टर सर्विस किधर दे रहा है? इस्लामाबाद में, तो वो फिर हालांकि है सर्विस लेकिन वो कहां पे होगी? ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, वो हमेशा किसका रहता है? वो फेडरल समझा जाता है। तो इसका मतलब है मेरा, अब जरा सुने, आउटपुट क्या होगा? जितनी भी मैं गुड्स बेचूंगा पूरे मुल्क में, कश्मीर में, कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं इसलिए उसको अलग बोल रहा हूं, बस वो कश्मीर में जो भी होते हैं फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्होंने हमारा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 को अडॉप्ट किया हुआ, जो अलग है, ठीक है। ले जी, लेकिन अगर मैं सर्विसेज बेच रहा हूं किसमें? इस्लामाबाद में। मैं सर्विसेज बेच रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं अकाउंटेंट हूं सिंध में, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, वो SRB में जाएगा, वो अलग। लेकिन अगर मैं सर्विसेज कहां पे दे रहा हूं? इस्लामाबाद में दे सर्विसेज रहा हूं, लेकिन वो भी किसका पार्ट जाएगा? फेडरल का बन जाएगा, वो सेल्स टैक्स एक्ट में। तो वाहिद, अदरवाइज सारी की सारी क्या है? गुड्स हैं। वाहिद एक सर्विस है जो कि किस में जाती है? फेडरल। चलें कल यही से स्टार्ट करें।